हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये लेक्चर 4 है और ये लास्ट लेक्चर है। आज हम लोग पीजीआर, हमारे 2 पीजीआर कंप्लीट हो चुके थे। पहला ऑक्सीजन था, दूसरा जिबरेलिक एसिड था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइटोकाइनिन से और इथाइलिन एब्सिसिक एसिड, इनको खत्म करेंगे, रिविजन करेंगे थोड़ा बहुत और समरी के साथ चैप्टर को आज एंड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपना जो टॉपिक है वो कौन है? साइटोकाइनिन। ठीक है, जो साइटोकाइनिन है ये एक्टिव, याद रखिएगा, ये एक्टिव सब्सटेंस है। किस में हेल्प करता है? साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सेल डिवीजन तभी पॉसिबल है, पूरा कंप्लीट हम सेल डिवीजन तभी कह सकते हैं कि जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाए, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद, कैरोकाइनेसिस होने के बाद ज़रूरी है क्या होना चाहिए? साइटोकाइनेसिस होना चाहिए कि एक ही साइटोप्लाज्म में 2 न्यूक्लियस नहीं रह सकते। ठीक है, ये सेल डिवीजन का कंडीशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे साइटोकाइनिन, यहाँ पे बोल सकते हैं जो साइटोकाइनिन ये एक्टिव सब्सटेंस है, ये क्या करता है? हेल्प कराता है। किस में हेल्प कराता है? हम बोल सकते हैं साइटोकाइनेसिस में हेल्प कराता है, जब साइटोप्लाज्म क्या होता है? डिवाइड होता है सेल डिवीजन प्रोसेस में। ओके, तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं उसको देखेंगे प्लांट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अपना टॉपिक है आज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन है स्पेसिफिक इफेक्ट इन द साइटोकाइनेसिस। ठीक है, जो साइटोकाइनिन है इसका कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है? साइटोकाइनेसिस में देखने को मिलता है। कब होता है? जब सेल का डिवीजन होता है। सेल के डिवीजन में 2 स्टेज होते हैं। पहला क्या होता है? कैरोकाइनेसिस हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियस वगैरह डिवाइड हो जाएंगे। इसके बाद लास्टली क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। एंड वी डिस्कवर एज द काइटिन, ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द एडेनिन अ प्यूरिन फ्रॉम द ऑटो कैल्वेट हेरिंग स्पर्म डीएनए। ठीक है, जो साइटोकाइनेसिस है, ठीक है, ये तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक्टिव सब्सटेंस साइटोकाइनिन, लेकिन ये बोल सकते हैं ना नेचुरली नहीं अकर होता है। ये किस फॉर्म में देखिए डिस्कवर किया गया है? काइटिन के फॉर्म में डिस्कवर किया गया है। ये क्या है? एक मॉडिफाइड बोल सकते हैं एडेनिन है, या बोल सकते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्यूरिन। हम जानते हैं प्यूरिन में कौन होता है? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है। तो उनमें भी कौन सा होगा? ये प्यूरिन वाला जो होगा ये एडेनिन होगा। ठीक है, कहाँ से निकाला गया है? ऑटोक्लेवेट हेरिंग का मतलब है कि एक फिश है, उसके स्पर्म से निकाला गया है ये। ठीक है, और किस फॉर्म में निकाला गया? काइटिन के फॉर्म में निकाला गया है। काइटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो काइटिन है ये नेचुरली अकर नहीं होता है, प्लांट से नहीं निकलते हैं। रिसर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस विद द साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज लेड टू द आइसोलेशन ऑफ जेटिन फ्रॉम द कॉर्न कर्नल एंड द कोकोनट मिल्क। ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो जो यहाँ पे नेचुरल सब्सटेंस है साइटोकाइनिन, जैसी एक्टिविटी दिखा रहा है, नेचुरली कहाँ से निकाला जा रहा है? हम बोल सकते हैं किस फॉर्म में? जेटिन के फॉर्म में निकाला जा रहा है। कहाँ से? कॉर्न कर्नल से निकाला जा रहा है। एक मेज है, जिया मेज बोल सकते हैं, वहाँ से निकाला जा रहा है। साथ में जो कोकोनट का मिल्क है वहाँ से निकाला जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो काइटिन होता है वो नेचुरली नहीं निकलता है। ठीक है, नेचुरली प्लांट से नहीं आइसोलेट कर सकते हम उसे। तो हम इसके लिए सर्च किया गया कि कोई उसी के जैसा एक्टिव सब्सटेंस, उसी के जैसा जो एक्टिविटी दिखा रहा है साइटोकाइनिन में, उसको हम कहाँ से आइसोलेट कर रहे हैं? हम बोल सकते हैं किस फॉर्म में आइसोलेट हो रहा है? ये इंपॉर्टेंट है, ये जेटिन के फॉर्म में आइसोलेट हो रहा है। कहाँ से निकाला जा रहा है? जिया मेज से, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कॉर्न कर्नल। ठीक है, मेज है। फिर और कहाँ से निकाला जा रहा है? कोकोनट मिल्क से निकाला जा रहा है। सिंस द डिस्कवरी ऑफ जेटिन, सेवरल नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड विद द सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी हैव बीन आइडेंटिफाइड। जब डिस्कवरी हो गई, किसका? जेटिन का डिस्कवरी हो गया, तो और भी ढेर सारे नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन, ठीक है, ये नेचुरली अकरिंग है, मींस इस फॉर्म में निकल रहे हैं। सीधे आपको काइटिन के फॉर्म में नहीं निकल रहा है, ना ही आप बोल सकते हैं साइटोकाइनिन डायरेक्टली नहीं बोल सकते, बस उसके जैसा ही बोल सकते हैं, एक्टिविटी दिखा रहा है उसके जैसा, बोल सकते हैं सिमिलर फंक्शन दिखा रहा है। तो इस फॉर्म में हम देखते हैं कि कुछ सिंथेटिक कंपाउंड भी देखने को मिले, क्योंकि इनका मेन काम क्या है? सेल डिवीजन को प्रमोट करना। सेल डिवीजन में प्रमोट कैसे करेंगे? साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके करेंगे, मींस साइटोकाइनेसिस का इनका मेन रोल होगा। ठीक है, नेचुरल साइटोकाइनिन आर, देखिए नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस इन द रीजन वेयर द रैपिड सेल डिवीजन इकर, वहाँ पे बनेगा जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन हो रहा है। और रैपिड सेल डिवीजन कहाँ होता है? जहाँ पे नए नए बोल सकते हैं बर्ड लग रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम, वहाँ पे ऑलरेडी मेरिस्टम है जो ऑलरेडी हमेशा डिवाइड करता रहेगा, जिसकी वजह से प्लांट की लेंथ बढ़ती जाएगी। शूट एपिक्स पे भी देखने को मिलेगा मेरिस्टम, वहाँ पे डिवाइड होगा। जो लैटरल बर्ड निकली हुई है साइड में, आगे चल के ब्रांचेस बना रही हैं, लीव्स बना रही है, फ्लावर बना रही है, बर्ड बना रही है, जो कुछ भी बना रही है, वहाँ पे क्या होगा? एक्टिवली सेल डिवीजन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे। कोई एक प्लांट है, अगर हमको देखना पड़े कि जो साइटोकाइनिन है कहाँ प्रेजेंट होगा, वहीं प्रेजेंट होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होने की चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि रूट,
एपेक्स, रूट के एपेक्स में देखेंगे क्योंकि वहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टम है जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहता है। फिर देखेंगे डेवलपिंग इन दी शूट बड, जहाँ पे शूट बड है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यंग फ्रूट है, या फिर जहाँ पे पत्तियां नहीं बन रही, ये सब कहाँ जो यंग फ्रूट हो गए, जो न्यू लीव्स बन रही है, ये सब क्या है एक्सिलरी बड से निकलेंगी, ओके, लैटरल बड से निकलेंगे, आगे चल के ब्रांचेस बनेंगे, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं सेल डिवीजन होगा। इट हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, यहाँ पे देखिए ये किस में हेल्प कर रहे हैं, नए पत्तियां बनाने में, क्लोरोप्लास्ट इन लीफ, लैटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, ठीक है, जहाँ पे सेल डिवीजन होगा वहाँ पे ये हेल्प कर रहे हैं। ये कहाँ क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ नई पत्तियां बन रही हैं वहाँ वहाँ ये प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट जितने ऐड हो रहे हैं पत्तियों में वहाँ पे प्रेजेंट है। जो लैटरल शूट ग्रोथ हो रहा है, मीन्स जो लैटरल बर्ड से यहाँ पे हम बोल सकते हैं शूट की ग्रोथ हो रही है, मीन्स वहाँ से ब्रांचेस बन रहे हैं, लीव्स बन रही है, कुछ भी बन रहा है वहाँ पे, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड उसे बोलते हैं या फिर लैटरल बर्ड बोलते हैं, तो वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होगा। एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन होगा, आपको देखने को मिलेगा कि कहीं जगह एडवेंटिशियस शूट भी बनने लगते हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मीन्स जहाँ जहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है वहाँ वहाँ पे प्रेजेंट है। सबसे खास चीज देखिए, साइटोकाइनिन हेल्प टू ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस कौन दिखा रहा था, हम लोग कल देखे ऑक्सिन दिखा रहा था। वहाँ पे क्या हो रहा था कि वहाँ पे मान लीजिए रूट है, ये स्टेम, ठीक, यहाँ पे जो एपिकल बर्ड है ना यही सिर्फ ग्रो कर रहा था, किसके हेल्प से, ऑक्सिन हार्मोन के हेल्प से, ठीक। जो लैटरल बर्ड थे उनको कोई चांस ही नहीं मिल पाता, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी कि वो आगे चल के स्टेम में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे, मीन्स वो ब्रांचेस बनाए या फिर लीव्स बनाए, कुछ भी फॉर्मेशन कर सके, ऐसा नहीं हो पा रहा था ऑक्सिन की वजह से। लेकिन जैसे ही हम इसे रिमूव कर देते थे, एपिकल बर्ड को हटा देते थे, तुरंत क्या होता था, उस कुछ समय बाद हमको देखने को मिलता था जो लैटरल बर्ड है ये ईजिली ग्रो कर रही हैं और ये क्या कर रही हैं, ढेर सारी ब्रांचेस बना रही हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, डीकैप्टेशन बोल रहे थे। तो अगर हमको क्या करना है, जो एपिकल डोमिनेंस है उससे छुटकारा पाना है, तो हमको क्या करना पड़ रहा था, जो एपिकल डोमिनेंस के लिए हम लोग को एपिकल वाला जो बोल सकते हैं शूट में जो एपिक्स वाला यहाँ पे बर्ड है उसको कट करना पड़ रहा था। जब हम उसे कट कर देते थे तो लैटरल बर्ड हमारे क्या करते थे, आगे चल के ये दिखाते थे, सेल डिवीजन करके ये ग्रोथ करना स्टार्ट करते थे। तो जो साइटोकाइनिन है ये क्या करता है, जो ओवरकम, ठीक है, जो एपिकल डोमिनेंस है उससे छुटकारा दिलाता है। हम बोल सकते हैं जो लैटरल बर्ड है उनका ज़्यादा ग्रोथ कराता है, ठीक है, उनसे छुटकारा दिलाता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमारा प्लांट है उसकी हाइट बढ़े, हम चाहते हैं कि उनमें ढेर सारे ब्रांचेस लगे, वो थोड़ा झाड़ी जैसा दिखे। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो हमारे लैटरल बर्ड है वो आगे चल के ढेर सारी ब्रांचेस बनाए, वो आगे चल के बोल सकते हैं कि वहाँ से ढेर सारे लीव्स निकले, ठीक है, वहाँ का स्ट्रक्चर बने। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो साइटोकाइनिन है ये हेल्प करेगा, ठीक है, कि ओवरकम करने, थोड़ा उसे कम कराएं, जो एपिकल डोमिनेंसी है उसको कम करा के क्या दिखाएंगे, लैटरल बर्ड का ज़्यादा फॉर्मेशन कराएंगे, ठीक है, और उनका भी ग्रोथ कराएंगे लैटरल बर्ड से, ठीक। आगे देखते हैं, दे प्रमोट द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन द डिले ऑफ लीव सेनेसेंस। देखिए ये क्या करते हैं, जो पत्तियां हैं झड़ने वाली हैं, मतलब बूढ़ी होने वाली, उनको क्या करते हैं, डिले कराते हैं, मीन्स उनको जल्दी से उनका बुढ़ापा नहीं लाते हैं, ठीक है, उनको यंग बना के रखते हैं। इनका मेन काम क्या है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जितना होगा उतना ज़्यादा ही ग्रोथ होगा, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई प्लांट है उस पर हमेशा कोई पत्ती लाइफ टाइम तक लगी, नहीं, ऐसा नहीं रहेगा, कुछ समय बाद वो पत्ती झड़ जाएगी। तो लेकिन ये क्या करते हैं, जो साइटोकाइनिन है ना, ये क्या करते हैं, जो मैच्योर लीव्स है ना उनको क्या करते हैं, उनका जो सेनेसेंस पीरियड है, जो बुढ़ापा वाला बोल सकते हैं स्टेज आएगा, उसको वो थोड़ा सा दूर करते हैं, उसको जवान बनाने की कोशिश करते हैं। मेन यही है कि जो और जगह से न्यूट्रिएंट है वहाँ से लेके आएंगे, उसको मोबिलाइजेशन कराएंगे और उनको और न्यूट्रिएंट देंगे ताकि ये जल्दी से बूढ़े ना हो, ठीक है, ताकि ये सेनेसेंस अपने स्टेज पे ना पहुँचे। जब सेनेसेंस में आ जाएंगे फिर इनकी डेथ हो जाएगी, फिर ये पत्ते प्लांट से झड़ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो साइटोकाइनिन होंगे, जो मैच्योर लीव्स होंगी, ठीक है, जो अब लग रहा है सेनेसेंस स्टेज में जाने वाली हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं, ये सेल डिवीजन जब भी करते हैं तो उस समय वहाँ पे न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन कराते हैं। जहाँ पे यंग प्लांट है जो न्यूट्रिएंट बना रहा है खूब अच्छे से, वहाँ से न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन कराते हैं। कहाँ पे देते हैं, जो मैच्योर लीफ है उनको देते हैं, ताकि उनका जो सेनेसेंस पीरियड है थोड़े समय के लिए थोड़ा डिले हो जाए, ठीक है। तो उसमें ये हेल्प करते हैं ताकि जो लीव्स है वो थोड़े समय तक और भी प्लांट पे लगी रहे, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि लीव्स को क्या चाहते हैं कि अभी प्लांट पे लगे रहे, फोटोसिंथेसिस करें और ये सेनेसेंस पीरियड से दूर रहें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो साइटोकाइनिन है वो कहाँ कहाँ पे वर्क कर रहा है, वो वहीं पे काम कर रहा है जहाँ पे सेल डिवीज़न हो रहा है। और सेल डिवीज़न कहाँ होता है, जितने भी यंग लीफ आ रहे हैं, बर्ड्स आ रहे हैं, फ्रूट बन रहे हैं, वहाँ पे सेल डिवीज़न खूब होगा, क्योंकि जब सेल डिवीज़न होगा तो ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट होगा, पूरी तरीके से मेच्योर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो साइटोकाइनिन है क्या करते हैं, नई नई पत्तियाँ ऐड करते हैं और नई पत्तियों पर क्लोरोप्लास्ट भी ऐड करेंगे ये, ठीक है। जो लैटरल शूट है उनमें ग्रोथ कराएंगे, क्योंकि इनको क्या करना है, एपिकल डोमिनेंस को कम करना है। एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्लांट है तो उसका ये
एपेक्स है, तो ये ग्रो करता हुआ सीधे जाएगा। लेकिन जैसे मैं इसको हटा दी, डिकैप्टेशन कर दी, तो जो लैटरल बड होंगी वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगी, ब्रांचेस बनाना स्टार्ट कर जाएंगी। तो ये साइटोकाइनिन क्या करता है, एपिकल डोमेंसी को कम करता है, ठीक है। इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन उनमें कराता है जो लीव्स मैच्योर हो चुकी है, सेनेसेंस स्टेज में जाने वाली, वहाँ पे क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन कराते हैं, जिसकी वजह से जो पत्तियाँ हैं उनका जो सेनेसेंस पीरियड है वो डिले हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं इथाइलिन, एक ऐसा बोल सकते हैं पीजीआर है जो गैसियस फॉर्म में मिलता है। इथाइलिन बोल सकते हैं जो इथाइलिन है सबसे सिंपल गैसियस पीजीआर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा इट इज सिंथेसिस इन अ लार्ज अमाउंट बाय टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपिंग फ्रूट। ये वही बनेंगे जहाँ पे जिस टिश्यू के पास बोल सकते हैं वो बुढ़ापे में जा रहा है, मीन्स उसका पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है, या फिर ऐसे फ्रूट में बनेंगे जो अभी राइपन हो चुके हैं, पक चुके हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ द इथाइलिन ऑन द प्लांट इंक्लूडेड द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। अगर हम लोग सीडलिंग की बात करते हैं, अगर हम सीड को जमीन में रखते हैं जर्मिनेशन के लिए, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराते हैं। दूसरा है स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, ठीक है, जो एक्सिस है वहाँ पे स्वेलिंग कराएंगे। और थर्ड क्या होगा, एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग, जो एपिकल हुक बनेगा इस तरीके का, मान लीजिए ये सीड है, ठीक है, हम इसको जर्मिनेट करा रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल जो ग्रोथ होगा, इस पे हॉरिजॉन्टल जो ग्रोथ होगा सीडलिंग में, किसकी वजह से हो रहा है, इथाइलिन की वजह से हो रहा है। इसकी वजह से जो स्वेलिंग होगा एक्सिस, वो भी इथाइलिन की वजह से होगा। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं एपिकल हुक फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से हुक आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे, डाइकॉट की सीडलिंग में, वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा कि कहाँ देखने को मिल रहा है एपिकल हुक फॉर्मेशन, मोनोकॉट की नहीं, डाइकॉट की सीडलिंग में, ठीक। इसके अलावा देखते हैं इथाइलिन प्रमोट द सेनेसेंस एंड एब्सेशन ऑफ द प्लांट ऑर्गन स्पेशली ऑफ द लीफ एंड द फ्रूट। तो जो इथाइलिन है ये चाहती है कि जल्दी जल्दी बुढ़ापा आ जाए, मीन्स ये चाहती है सेनेसेंस पीरियड में जाए, जो भी लीफ है, जो भी फ्रूट है, बहुत जल्दी जल्दी क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए और वो फिर प्लांट से नीचे गिर जाए, ठीक है। तो ये क्या करती है, बुढ़ापे को प्रमोट करती है, सेनेसेंस स्टेज लाना चाहती है, जहाँ पे सेनेसेंस का मतलब यही होता है कि प्लांट में बोल सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी वगैरह क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, मीन्स एक एज होता है, हम बोल सकते हैं ओल्ड एज की तरफ उनको लेके जाती है, उनका सेनेसेंस के बाद फिर डेथ हो जाता है, ठीक है। अपसेशन कराती है, रोकती है प्लांट के ऑर्गन को, जैसे कि लीफ हो गया और बोल सकते हैं फ्लावर में, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेशन होता है। इसके अलावा देखते हैं इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। जो भी हम लोग मार्केट में फ्रूट खाते हैं ना, वो नेचुरली कहीं बोल सकते हैं प्लांट से पक के नहीं आता, राइपन नहीं होता है, यहाँ पे इथाइलिन का इस्तेमाल किया जाता है। कच्चे कच्चे जो फ्रूट्स हैं उनको तोड़ के रख दिया जाता है मार्केट में बेचने के लिए, उनके ऊपर इथाइलिन का छिड़काव कर देते हैं ताकि वो पक जाए, ठीक है। इट इनहेंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इट इनहेंस द रिस्पायरेशन रेट ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, दिस राइज इन द रेट ऑफ द रिस्पायरेशन, इसका रिस्पायरेटरी क्लाइमेटिक, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो इथाइलिन है, मान लीजिए एक फ्रूट यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे बोल सकते हैं मैं ढेर सारा फ्रूट रखा हुआ है, ये पका हुआ है, ये राइपन फ्रूट है, ठीक है, ये अनराइपन है, ये कच्चा है। एक बार ये पक गया ना, अगर ये राइप पूरी तरीके से हो चुका है, तो यहाँ से कुछ गैस निकलेंगे, मतलब बोल सकते हैं कि अजीब सा एक स्मेल आएगा, वो गैस निकलेंगे, वो कुछ और नहीं, वो इथाइलिन है। इसी गैस की वजह से जो अनराइप फ्रूट है ना, एक कमरे में रखा हुआ, ये भी पक जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो रिस्पायरेशन रेट है इसको बढ़ा देता है और क्लाइमेट पूरा कैसा कर देता है, इसको क्या बोलेंगे, इस क्लाइमेट को, इसको बोलेंगे रिस्पायरेटरी क्लाइमेट, ठीक है। जो रिस्पायरेशन रेट होगा फ्रूट का जो पक रहा है, ठीक है, उनका रेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और इस क्लाइमेट को क्या बोलेंगे, जो रेट हो रहा है रिस्पायरेशन को, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिस्पायरेटरी क्लाइमेट बोलेंगे। क्योंकि ये गैसियस पीजीआर है तो ईजिली क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा दूर तक, ठीक है। आगे देखते हैं इथाइलिन, जो इथाइलिन है ब्रेक करता है सीड एंड बड डॉर्मेंसी, इनिशिएट द जर्मिनेशन इन द पीनट सीड स्प्राउटिंग ऑफ द पोटैटो ट्यूबर, ठीक है। आप देखेंगे कि जो सीड है उनमें हम जब सीड कोट को ब्रेक करेंगे, आगे चल के जर्मिनेशन होगा, तो जो इथाइलिन है ना, ये ब्रेक करेगी सीड को, बड की डॉर्मेंसी को, ठीक है। अगर कोई सीड कई दिनों से रखा हुआ है स्टोर करके, ठीक है, और वो अभी जर्मिनेट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर इथाइलिन का कांटेक्ट हो गया तो वो क्या होगा, सीड जर्मिनेट करना ही स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए फेवरेबल कंडीशन भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं ड्राई प्लेस पे सीड रखती हूँ तो वहाँ पे जर्मिनेट हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं बर्ड की डॉर्मेंसी को खत्म करता है। देखिए जैसे एग्जांपल दिया गया है, जो पीनट की सीड है, मूंगफली के जो सीड हैं, ठीक है, उनमें क्या करते हैं, इनिशिएट कराते हैं उनको, अगर हम जमीन पे लगा दें फेवरेबल कंडीशन देके, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं जो जर्मिनेशन हो रहा है सीड का, ठीक है, जो जर्मिनेशन हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, किसकी वजह से हो रहा है, इथाइलिन की वजह से हो रहा है। इसके अलावा आप अपने घर में आलू खरीद के रख दीजिए, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे जो आलू है ना, उसके जो आइस हैं, जो बर्ड हैं, हम बोल सकते हैं वहाँ से छोटे छोटे इस तरीके से बर्ड्स निकलने लगते हैं, ठीक है।
हम बोल सकते हैं स्प्राउटिंग यहाँ पे आ रही, क्यों आ रही, क्योंकि इथाइलिन की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस आलू को ज़मीन में लगा देंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इस पर और ढेर सारे पूरा स्ट्रक्चर, प्लांट का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। आलू क्या है, मॉडिफाइड रूट है या स्टेम है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा होगा कि शायद रूट है, बट आप कमेंट करके देखिएगा क्या है इसका आंसर। आगे देखते हैं, इथाइलिन प्रमोट द रैपिड, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इथाइलिन जो है प्रमोट करता है रैपिड इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। कभी कभी क्या होता है कि राइस की खेती में जो राइस है, पैडी प्लांट है, उसकी खेती में क्या होता है, पानी भरा रहता है, जमीन में पूरा पानी पानी रहता है। तो उस समय क्या होता है, जो इथाइलिन है ये क्या करता है, मान लीजिए पूरा वाटर है और ये राइस कम मान लीजिए प्लांट है, मीन्स पैडी प्लांट है। ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि पूरा पानी आ जाए ऊपर, यहाँ पे पहुँच जाए इनके बोल सकते फ्रूट के पास तो सड़ जाएगा, नहीं। तो जो इथाइलिन है, जो इनके बीच का जो इंटरनोड है उसको बढ़ा देता है, मीन्स जो दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं क्या, इंटरनोड। अगर इंटरनोड की साइज बढ़ जाएगी तो हम बोल सकते हैं लेंथ बढ़ गया। किसका लेंथ बढ़ गया, जो पैडी प्लांट है, जो बोल सकते हैं राइस के प्लांट है, पैडी प्लांट है, इनका क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें हेल्प करते हैं, कहाँ करते हैं, जो राइस कहाँ पे है, वो डीप वाटर में है, वहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, ये प्लांट वहाँ पे लगे हुए हैं, वहाँ पे ये करता है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा गया है, इट हेल्प द लीफ अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव द वाटर। ये क्या करते हैं, जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं अपर पार्ट वाले शूट की, उनको ऊपर रखे रहता है पानी के ऊपर। अगर पानी के कांटेक्ट में आ जाएगा तो सड़ जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तो फिर वो क्रॉप भी क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट द रूट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से PYQ आ चुका है। रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन थस हेल्प इन दी प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। हम बोल सकते हैं जो इथाइलिन है ये प्रमोट करता है ग्रोथ कराता है रूट का। ठीक है, वहाँ पे ये प्रमोट करता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्टेम हमने काट के रखा है, मान लीजिए हमने रोज का स्टेम रखा है, इसे कट करके हम चाहते हैं इससे हम एक रोज का प्लांट बनाएं। ठीक है, जमीन में लगाएंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जब हमने इस स्टेम को जमीन में लगाया, मान लीजिए जमीन है उसमें लगाया, तो यहाँ से जो रूट आ रहे हैं, इनिशिएट हो रहा, अगर इनिशिएट शब्द लिखा गया है, इनिशिएट रूट हम बोल सकते हैं इनिशिएट हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है, कौन से हार्मोन की वजह से, ऑक्सीन की वजह से। लेकिन ये इनिशिएट शुरुआत हो गई है, लेकिन हम चाहते और रूट, धीरे धीरे रूट पूरा फैल रहा है, एकदम प्रमोट हो रहा है, रूट का एकदम ग्रोथ हो रहा है। तो कौन कर रहा है, यहाँ पे इथाइलिन कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन ऐसा हार्मोन है, कौन ऐसा PGR है जो क्या कर रहा है, स्टेम कटिंग में रूट का इनिशिएशन करा रहा है। इनिशिएशन शुरुआत कौन कराएगा, ऑक्सीन। और लेकिन प्रमोट कौन कर रहा है, रूट के ग्रोथ को पूरी तरीके से प्रमोट कौन कर रहा है, बहुत अच्छा ग्रोथ करा रहा है, जो उसको हम बोल सकते हैं उसके इनहेंस कर दे रहा है। ठीक है, जो भी रूट है उनमें और ज़्यादा बोल सकते हैं ग्रोथ करा रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, वो इथाइलिन की वजह से हो रहा है। इसके अलावा जो रूट हेयर की फॉर्मेशन कौन करता है, इथाइलिन करता है। हम जानते हैं कि जो रूट हेयर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट में कौन से जोन में रहता है, जोन ऑफ मैचुरेशन में। और रूट हेयर का मेन काम क्या होता है, वाटर मिनरल को एब्जॉर्प्शन करना। तो ये कौन हेल्प कराएगा ढेर सारा रूट हेयर बनवाने में, ये कराएगा इथाइलिन। ठीक है, आगे देखते हैं, इथाइलिन इज यूज्ड, यहाँ पे इथाइलिन का यूज्ड कहाँ किया जाता है, इथाइलिन इज यूज्ड इन इनिशिएट द फ्लावरिंग एंड फॉर द सिंक्राइजिंग द फ्रूट सेट इन द पाइनएप्पल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकता है कि इनिशिएट करा रहा है फ्लावरिंग का। पाइनएप्पल हमने पहले भी सुना है, ऑक्सीन में भी देखा है कि वहाँ पे क्या हो रहा था कि फ्लावरिंग हो रहा था, ऑक्सीन की वजह से प्रमोट कर रहा था फ्लावरिंग को। लेकिन शुरुआत कौन करा रहा है, अगर फ्लावरिंग शुरुआत कौन करा रहा है, इनिशिएट कौन करा रहा है, वो इथाइलिन करा रहा है। लेकिन प्रमोट कौन कराएगा, ऑक्सीन कराएगा। साथ में क्या होगा, सिंक्राइजिंग का मतलब है कि फ्लावर बनेंगे, उसके साथ साथ फ्रूट का पूरा सेटलमेंट हो जाएगा, पूरा फ्रूट भी बन जाएगा पाइनएप्पल में। तो किसकी वजह से हो रहा है, इथाइलिन की वजह से हो रहा है। तो याद रखिएगा, इनिशिएट शब्द कहाँ लिखा गया है, प्रमोट कहाँ लिखा गया। अगर इनिशिएट पूछेगा, बोला जाएगा कि कौन सा ऐसा हार्मोन है, विच हार्मोन हेल्प इन इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। इनिशिएट बोला है तो कौन होगा, इथाइलिन। अगर प्रमोट बोल रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीन होगा। या ये बोल सकता है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो इनिशिएट या प्रमोट दोनों कर रहा है पाइनएप्पल की फ्लावरिंग में, तो कौन होगा, इथाइलिन ऑक्सीन दोनों होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इट ऑल्सो इंड्यूस द फ्लावरिंग इन मैंगो। ठीक है, आप मैंगो का देखे होंगे, बोल सकते हैं प्लांट, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि जो फ्लावरिंग होती है तो ढेर सारी फ्लावरिंग होती है और इस अच्छा सा खुशबू भी आता है। तो किसकी वजह से फ्लावरिंग हो रहा है, ये सिर्फ फ्लावरिंग हो रहा है इथाइलिन की वजह से हो रहा है। ठीक है, आगे फ्लावरिंग हो रहा है तो उसी पे छोटे छोटे मैंगो के फ्रूट भी लगेंगे और आगे चल के मैंगो अच्छा सा बन जाएगा। सिंस इथाइलिन, अब आगे देखते हैं, सिंस इथाइलिन रेगुलेट सो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड PGR इन द एग्रीकल्चर। सबसे ज्यादा वाइडली सबसे ज्यादा PGR इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर में, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इथाइलिन है। ठीक है,
द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड, देखिए इनमें से भी इनका जो कंपाउंड है इथाइलिन का जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंपाउंड है एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन इज इथोफोन। जो इथोफेन है इनके बारे में लिखा गया, देखिए इथोफोन is the aqueous solution is readily absorbed and transported within the plant and release ethylene slowly। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो इथोफोन होता है ये क्या है, एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, ये पाउडर के फॉर्म में आता है। इसको इस्तेमाल कैसे करना, देखिए आपने कच्चे बनाने रख लिए, ठीक है, आप चाहते हैं इसको पकाना, राइप करना चाहते हैं, तो आप क्या लाएंगे, इथोफोन लाएंगे, इसको एक्वस सोल्यूशन में पानी में डाल के रख के इस पे लगा देंगे और इसको पूरी तरीके से अच्छे से कवर कर देंगे। कवर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इथाइलिन उसी पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको अच्छे से एक्वस सोल्यूशन में हम मिला देंगे इथोफोन को और ये रेडली पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इसको प्लांट के पास ले जाएंगे और यहाँ पे धीरे धीरे इथाइलिन स्लोली क्या करेगा, इनको पकाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम इथाइलिन की मदद से क्या करें, जो कच्चा बनाना है उसको हम क्या कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं, मीन्स हम राइप कर रहे हैं बनाना को। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, एक्वस सोल्यूशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। आगे देखते हैं इथोफोन, यहाँ पे लिखा गया, इसका फंक्शन दिया गया है। इथोफोन यहाँ पे hasten the fruit ripening in tomatoes and apple and accelerate the abscission in the flower and fruit thinning of the cotton, cherry and walnuts। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया जो इथोफोन है ये एक्वस सोल्यूशन है जो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्लांट्स के अंदर और यहाँ से धीरे धीरे क्या होता है, इथाइलिन यहाँ पे निकलता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये जो फ्रूट है इनको पकाने में हेल्प करते हैं। और फ्रूट कौन कौन से दिए गए एनसीईआरटी में, टमाटो हो गया, एप्पल हो गया, इनको पकाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये बहुत जल्दी एक्सेलरेट करते हैं, जैसे फ्लावरिंग में, ठीक है, उसको जल्दी से मैच्योर बनाने की कोशिश करते हैं फ्लावर्स को। और फ्रूट में जैसे हम बोल सकते हैं कॉटन हो गया, चेरी हो गया, वॉलनट, इनको पका देंगे, मीन्स उनको पूरी तरीके से मैच्योर कर देंगे। तो इनका जो अपर वाला जो लेयर होगा वो पतला हो जाएगा। अगर मान लीजिए टमाटर बहुत ज़्यादा पक जाता है तो उसका जो ऊपर वाला हम बोल सकते हैं जो बोल सकते हैं लेयर है, ठीक है, वो क्या है, बहुत पतली हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से पक चुका है। तो यहाँ पे थिनिंग का मतलब यही है। ठीक है, इट प्रमोट द फीमेल फ्लावर इन कुकम्बर देयर बाई इंक्रीजिंग द एल्डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, जो फीमेल फ्लावर है, हम जानते हैं जो कुकम्बर है ना, कुकम्बर का जो प्लांट है वो कैसा होता है, मोनोइशियस होता है। मोनोइशियस का मतलब जानते हैं कि एक प्लांट के ऊपर क्या होता है, दोनों मेल फीमेल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट है, मीन्स फ्लावर दोनों प्रेजेंट है। लेकिन ये प्लांट मोनोइशियस है, ठीक है, लेकिन फ्लावर कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे। फ्लावर कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अगर एक फ्लावर यहाँ होगा तो यहाँ पे कौन होंगी, फीमेल होगी। तो एक फ्लावर यहाँ होगा तो यहाँ पे मेल होंगी, यहाँ पे फ्लावर होगा तो मेल होगा, यहाँ पे कौन होगा, फीमेल। इस तरीके से हो सकता है, अरेंजमेंट हो सकता है। जो कुकुम्बर का प्लांट है, याद रखिएगा, प्लांट मोनोइशियस है, मीन्स वहाँ पे मेल फीमेल दोनों फ्लावर प्रेजेंट है, दोनों ऑर्गन प्रेजेंट है। लेकिन हम बोल सकते हैं जो फ्लावर होगा वो यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, उसमें क्या होगा, एक फ्लावर में मेल वाला स्ट्रक्चर होगा, दूसरे वाले में फीमेल वाला होगा। तो अगर हम इथाइलिन का यहाँ पे इस्तेमाल करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फीमेल फ्लावर होंगी उनको हम ज़्यादा बना सकते हैं। फीमेल फ्लावर का ही तो काम है, क्योंकि वहीं पे पॉलिनेशन के बाद मेल के फ्लावर में क्या चाहिए, हमें पॉलन ग्रेन चाहिए और ढेर सारे पॉलन ग्रेन बनते हैं। लेकिन एक फ्लावर में अगर फीमेल है तो वहाँ पर बोल सकते एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है, ज़्यादा तो प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ढेर सारे यहाँ पे फीमेल के फ्लावर बना देंगे, आगे चल के ढेर सारी इससे फ्रूट बन सके, जिसकी वजह से इसकी यील्ड ज़्यादा हो पाए। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं, एब्सिसिक एसिड देखते हैं। As mentioned earlier, abscisic acid ABA was discovered for its role in regulating abscission and dormancy। ठीक है, हम एब्सिसिक एसिड को बहुत रिस्ट्रिक्टली जानते हैं, क्या है, इनहिबिटर है। लेकिन हमने कहीं कहीं देखा है इथाइलिन इनहिबिटर की तरह भी काम कर रहा है, प्रमोटर की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है, ये कैसे होती है, टोटली कैसे इनहिबिटर हैं, जैसे कि एब्सिशन में हेल्प करेंगे और कहाँ पे आएंगे, डोरमेंसी में। बट लाइक अदर पीजीआर इट आल्सो हैज़ अदर वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे दूसरे पीजीआर का इफेक्ट देखने को मिल रहा है प्लांट के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, इनका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ओके, इट एक्ट एज जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये किस तरीके से एक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, रोक के रखेगा, साथ में जो भी प्लांट का मेटाबॉलिज्म है उनको भी इनहिबिट करेगा। एबीए इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन। देखिए एबीए क्या करता है, एब्सिसिक एसिड सीड के जर्मिनेशन को रोक देता है। अभी थाइलिन था, कहीं पे रखा गया है आलू, वहाँ से क्या होगा, उसमें से स्प्राउट निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों, वो चाहता है, प्रमोट कर रहा है कि क्या हो सके, यहाँ से डोरमेंसी खत्म हो सके। लेकिन जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है, सीड की जर्मिनेशन को रोक रहा है। इसका मतलब वो डोरमेंसी फेज को रखना चाहता है। ABA stimulate the closure of the stomata and increase the tolerance of the plant to various kind of stress। ठीक है, जो ABA है, एब्सिसिक एसिड है, ये क्या करता है, जो
स्टोमेटा है लीफ में, उनको क्लोज करके रखता है। ये क्लोज तब होगा जब ट्रांसपिरेशन रेट हम चाहते हैं लो हो, कम हो। ये कब हम चाहेंगे? जब प्लांट के पास वाटर का स्ट्रेस हो, पानी की कमी हो। अब पानी की जब कमी होगी, बार बार स्टोमेटा ओपन होगा गैसेस एक्सचेंज के लिए, उस समय ट्रांसपिरेशन भी होगा। जब ट्रांसपिरेशन होगा तो पानी का लॉस होगा। तो उस समय क्या होता है कि ABA जो होता है ये हेल्प करता है। क्या करता है? ये स्टोमेटा को बंद करके रखता है, जिसकी वजह से प्लांट की जो टॉलरेंस कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। Therefore it is also called the stress hormone। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। ABA प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दिस सीड डेवलपमेंट, ठीक है, मैचुरेशन एंड डॉर्मेंसी। जो ABA होता है सीड के डेवलपमेंट, मैचुरेशन, डॉर्मेंसी में हेल्प करता है। बाय इंड्यूसिंग द डॉर्मेंसी ABA हेल्प इन द सीड टू विथ स्टैंड डिसेंशन एंड अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। देखिए, ये खराब हार्मोन नहीं, ये उस समय साथ देने वाला हार्मोन है जब एडवर्स कंडीशन है सीड के लिए, जब बाहर का जो बोल सकते हैं इन्वायरमेंट सही नहीं है, वाटर अच्छा नहीं है, वाटर कंटेंट नहीं है सॉइल में, ठीक है, बोल सकते हैं सॉइल ही खराब है। उस समय सीड को ये स्टैंड करके रख सकते हैं, इनको मेटाबॉलिकली एक्टिव करके रख सकते हैं इनसाइड, और यहाँ पे इनको जर्मिनेट नहीं होने देंगे, इनको टूटने फटने नहीं देंगे, ठीक है। कौन नहीं करने देगा? ये ABA, एब्सेसिक एसिड। तो ये क्या कर रहे हैं? उस एडवर्स कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में, जहाँ पे उस सीड का जर्मिनेशन नहीं हो सकता, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो सकता, उस समय क्या करते हैं? ABA सीड के साथ रहते हैं, ठीक है, उनको डॉर्मेंसी फेज में बना के रखते हैं। इन मोस्ट सिचुएशन ABA एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू द जिब्रेलिक एसिड। कुछ सिचुएशन में आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर कि जो ABA हैं ये क्या हैं? ये एंटागोनिस्ट है, मीन्स हम बोल सकते हैं उनके अपोजिट वाले हैं, ठीक है, किसके? जिब्रेलिक एसिड के विरोधी हैं ये। We may summarize that from every phase of growth, differentiation, development of the plant, one or the other PGR of some role to play। ठीक है, हमने देखा कि कहीं ज़्यादा जो ग्रोथ हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे एक या एक से ज़्यादा PGR अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सच रोल कुड बी कॉम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्टिक, ठीक है, वो रोल चाहे कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है, मीन्स फेवरेबल भी हो सकता है, प्रमोट कर सकता है। एंटागोनिस्ट का मतलब थोड़ा सा बोल सकते हैं उनके लिए विरोध वाला काम कर रहा है। दिस कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक। इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब होता है कि अकेले काम कर रहे हैं, और सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है एक दो PGR मिल के काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे सिनर्जिस्टिक का मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे प्रमोशन हो रहा था, ठीक है, इनिशिएट भी बोल सकते हैं या प्रमोट बोल सकते हैं। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ऑक्सिन इथालिन मिलके कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। या फिर ऑक्सिन जो कर रहा था, जो बोल सकते हैं कि जो स्टेम है, हमने जब स्टेम की कटिंग की वहाँ पे इनिशिएट कर रहा था रूट, ठीक, ये क्या कर रहा है? इनिशिएट कर रहा है। लेकिन जो इथाइलिन है प्रमोट करेगा, रूट का और फॉर्मेशन कराएगा, तो ये क्या है? सिनर्जिस्टिक है, ठीक है। यहाँ पे दो PGR मिल के काम कर रहे हैं। इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब अकेले जो काम करेगा, ठीक है। सिमिलरली देयर आर नंबर ऑफ इवेंट, यहाँ पे ढेर सारे इवेंट दिए गए हैं, कहाँ पे? in the life of plant where more than one PGR interact to the effect that even the dormancy in seed हो गया, bud abscission, senescence and apical dormance etc। ठीक है, कुछ इवेंट्स ऐसे भी हैं प्लांट में जहाँ पे एक से ज़्यादा PGR यहाँ पे काम कर रहे हैं इवेंट में, जैसे कि डॉर्मेंसी हो रहा है, सीड की डॉर्मेंसी बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बर्ड की डॉर्मेंसी बोल सकते हैं, अब्सेशन करा रहे हैं, सेनेसेंस बुढ़ापा ला रहे हैं, एपिकल डॉर्मेंस दिखा रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब ऐसे इवेंट है जो एक से ज़्यादा PGR दिखा रहे हैं। रिमेंबर द रोल ऑफ PGR इज ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रेंसिक कंट्रोल। याद रखिएगा जो PGR है सिर्फ ये इंट्रेंसिक कंट्रोल रख सकता है, ठीक है, अंदर से। अलॉन्ग विथ जीनोमिक कंट्रोल एंड एक्सटेंसिक फैक्टर दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। किसके साथ इसको चलना पड़ेगा? इंटेंसिक कंट्रोल में हम जानते हैं PGR है वो कैसा वाला हो गया? ये होगा इंटरसेलुलर होगा, एक सेल से दूसरे तक, ठीक है, ये इंटरसेलुलर हो गया। जीनोमिक कंट्रोल क्या है? जो जीन के द्वारा होगा, DNA के द्वारा जो कंट्रोल किया जाएगा वो क्या होगा? जीनोमिक। एक ही सेल के अंदर अपना खुद का DNA है वो कंट्रोल दिखाएंगे, तो हम बोल सकते हैं वो कैसे होंगे? इंट्रा सेलुलर होंगे, ठीक है। ये दोनों ही क्या है? जीनोमिक कंट्रोल हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं जो PGR का जो कंट्रोल आप रोल देख रहे हैं, ये दोनों ही क्या? इंट्रिंसिक कंट्रोल है। एक्सट्रिंसिक कंट्रोल का हम बोल सकते हैं, या फैक्टर का मतलब लाइट, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ये सब क्या? एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। ये तीनों जब एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है, PGR हो गया, जीनोमिक कंट्रोल, ये दोनों को मिला के इंट्रिंसिक फैक्टर बोल सकते हैं, और साथ में एक्सट्रिंसिक फैक्टर अगर मिल जाएंगे तब जाके एक प्लांट का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मेनी ऑफ द एक्सटेंसिक फैक्टर्स सच एज, यहाँ पे टेम्परेचर, लाइट, कंट्रोल द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाया PGR, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एक्सटेंसिक फैक्टर हैं, ठीक,
जैसे कि टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, ये कंट्रोल कर रहे हैं प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को किसके थ्रू कर रहे हैं, पीजीआर के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल हमने देखा ऑक्सीन, ठीक है, मान लीजिए मेरा प्लांट है, लाइट इधर से पड़ रही तो ये इधर ही साइड पे बेंड होके ग्रो करेगा। क्यों कर रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीन हार्मोन है, पीजीआर है, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सीन है, वो क्या कर रहा है, शेडेड एरिया में बन रहा है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से बेंड हो जा रहा है और लाइट की डायरेक्शन में वहीं पे ग्रोथ शो कर रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है जो एक्सटेंसिव फैक्टर है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, ये कंट्रोल कर रहे हैं प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को किसके थ्रू, पीजीआर के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। Some of such event could be vernalization, flowering, dormancy, seed germination, plant movement, etc. यहाँ पे कुछ इवेंट दिए गए हैं जैसे कि vernalization हो गया, flowering हो गया, dormancy हो गया, seed germination and plant movement, ठीक है। We shall discuss briefly the role of light and temperature, both of them the extrinsic factor on the initiation of the फ्लावरिंग, ठीक है। अगर हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे कि लाइट और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लावरिंग के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, समरी दिया गया है, समरी को हम लोग पढ़ते हैं। ग्रोथ इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्स्पीशियस इवेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ग्रोथ ऐसा चीज़ है जो हमें अपनी आंखों से दिखेगा, तो सबसे कॉन्स्पीशियस है, सबसे विजिबल चीज़ है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। ग्रोथ नंबर में भी हो सकता है, मास में भी हो रहा है, कोई मोटा हो रहा है तो कोई लंबा हो रहा है, क्या है, ग्रोथ है, ओके। इट इज इरिवर्सिबल increase expressed in the parameter of the size, area, length, height, volume, cell number etc. ठीक है, ये क्या है, इरिवर्सिबल या परमानेंट बोल सकते हैं। ग्रोथ कैसा होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, परमानेंट प्रोसेस है, जिसमें आप ग्रोथ को किस किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, साइज के फॉर्म में, ठीक है। आप साइज देख सकते हैं, जैसे हमने वाटरमेलन का देखा था, एक छोटा सा वाटरमेलन अपने जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा तो 3.5 लाख गुना ज़्यादा होगा। एरिया में देखेंगे जैसे कि डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, ठीक है। लेंथ में देखेंगे पॉलन ट्यूब का, हाइट में देखेंगे, ठीक है, जो प्लांट की हाइट है एपिकल बोल सकते हैं मेरिस्टम की वजह से बढ़ रहा है। वॉल्यूम में देखेंगे, हम बोल सकते हैं सेल के नंबर में देखेंगे किस तरीके से सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा था मेज प्लांट में, जो उसका रूट एपिकल मेरिस्टम था, एक सिंगल मेज में जो रूट एपिकल मेरिस्टम था 1 आवर्स में बोल सकते हैं 17,500 नए सेल को ऐड कर रहा था। तो ये सेल के नंबर में देख रहे थे। इट कॉन्स्पिशियसली इन्वॉल्व द इंक्रीज्ड, यहाँ पे बोला गया प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल, ये भी बोल सकते हैं कि हमें अपनी आंखों से दिख सकता है कि अगर इंक्रीज हो रहा है प्रोटोप्लाज्म का मटेरियल तो इसका मतलब सेल में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। इन प्लांट मेरिस्टेमेटिक आर द साइट ऑफ ग्रोथ, अगर हम प्लांट में बात करते हैं जो मेरिस्टम है, ठीक है, चाहे रूट एपिकल मेरिस्टम हो गया, शूट एपिकल मेरिस्टम हो गया, वहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ शो होता है। Root and shoot apical meristem sometime along with the intercalary meristem contribute to the elongation of the growth of the plant axis, ठीक है। रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम तो सब में प्रेजेंट है, जहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है कि रूट भी बढ़ रहा है, शूट की साइज भी बढ़ रही है। लेकिन इंटरकैरी मेरिस्टम आपको ग्रासेस में देखने को मिलती है, जब हम बोल सकते हैं हमारी ग्रास है, ठीक है, इसमें बीच बीच में इंटरकैरी मेरिस्टम है। आगे चल के जब ब्राउजिंग एनिमल आए, गोट आ गया, काऊ आ गया, इसको खा गए, ठीक है, तो ये ऐसा तो है नहीं कि पूरी तरीके से ग्रास खत्म हो जाएगा, नहीं, जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है आगे चल के फिर से रीजनरेट करेंगे, फिर से घास ढेर सारी बन जाएगी। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इंक्रीज कर रहे हैं, प्राइमरी लेंथ को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये प्राइमरी बोल सकते हैं, ये प्राइमरी मेरिस्टम है जो क्या करते हैं, इनकी प्राइमरी लेंथ को बढ़ाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ इज इनडिटरमाइंड, जो ग्रोथ होता है ये कैसे होता है, इनडिटरमाइंड इन हायर प्लांट, क्यों, क्योंकि ओपन टाइप का ग्रोथ है, ये कंटिन्यूअसली होता जाता है। Following the cell division in the root and shoot apical meristem cell, the growth could be arithmetic और geometric, ठीक है। अगर हम सेल डिवीजन देख रहे हैं, किसमें, रूट में देख रहे हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम में देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो ग्रोथ है 2 टाइप का होगा, अर्थमेटिक होगा, जेमेट्रिक होगा। अर्थमेटिक में क्या होता है कि एक सेल है, मान लीजिए मेरिस्टम की एक सेल है, आगे चल के 2 सेल बनाएंगी, 2 डॉटर सेल बनाएंगी, तो एक क्या हो जाएगी, अभी भी मेरिस्टेमेटिक है, दूसरी परमानेंट हो जा रही है। फिर आगे चल के जो मेरिस्टेमेटिक सेल है ये फिर से डिवाइड होगी, एक बनाएगी परमानेंट, दूसरा मेरिस्टेमेटिक। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब भी जितनी बार मेरिस्टेमेटिक सेल, यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल है अपने आप को डिवीजन कर रही है, उतनी बार एक परमानेंट बनाएगी, एक मेरिस्टम बनाएगी। तो इस टाइप का ग्रोथ कैसा होता है, हम बोल सकते हैं ज्योमेट्रिक होता है। कहाँ देखने को मिलता है, आपको रूट की लेंथ में देखने को मिलता है। इसके लिए जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, हम बोल सकते हैं कांस्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, ऑरिजिन से स्टार्ट, इसके पास कुछ तो हाइट होगा, तो ये यहाँ से होगा, ठीक। यहाँ पे हाइट होगा, हाइट ऑफ बोल सकते हैं प्लांट, और यहाँ पे टाइम होगा, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट में देखते हैं ग्रोथ रेट। इसके अलावा LT इक्वल टू होता है L0 + RT होता है, ये इसका फॉर्मूला।
फिर देखते हैं जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ है, ज्योमेट्रिक को हम बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, खूब एक्सपोनेंस के फॉर्म में बोल सकते हैं, यहाँ पे पावर के फॉर्म में इस तरीके से सेल का डिवीजन होता है। यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं अपने आप को डिवाइड करेंगी तो हर बार क्या बनाएंगी, 2 डॉटर सेल बनाएंगी। ऐसी डॉटर सेल रहेंगी जो आगे चल के फिर से डिवाइड कर सकती हैं, मीन्स फिर से सेल डिवीजन कर सकती हैं। तो ये परमानेंट सेल नहीं बनाएंगी, ये ऐसे सेल बनाएंगे जो आगे सेल डिवीजन करेंगे, मीन्स मेरिस्टेमेटिक सेल का ही जन्म देंगी, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ज्योमेट्रिक ग्रोथ के लिए कि एक यहाँ पे मेरिस्टम सेल है, ठीक है, इसने ये मान लीजिए पेरेंट है, इसने आगे डिवीजन किया, 2 डॉटर सेल बनाए। दोनों डॉटर सेल के पास अभी भी इफिशियंसी है, कैपेसिटी है आगे चल के अपने जैसा मेरिस्टेमेटिक सेल बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए मेरिस्टेमेटिक सेल बन गए, फिर आगे ये भी डिवाइड करेंगे, ये भी डिवाइड करेंगे, तो हर बार क्या होगा, नए नए सेल बनते रहेंगे, इस तरीके से नए नए सेल बनते रहेंगे। तो हम बोल सकते हैं 2 की पावर में बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। इसमें जो ग्राफ देखने को मिलेगा आपको, जो ग्राफ देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पे क्या होगा, स्लो होगा, ये लैग फेज होगा, या फिर बोल सकते हैं स्लो, अचानक से क्या होगा, एक्सपोनेंस फेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये लॉग फेज बोल सकते हैं। इसके बाद हम कितना भी न्यूट्रिएंट देंगे, सप्लाई करेंगे, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम किसी भी सिस्टम में देखें तो न्यूट्रिएंट जो है, जो बोल सकते हैं यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है, जो खाना है वो लिमिटेड है, ठीक है। क्योंकि किसी न किसी के हम यहाँ पे कोई ना कोई शिकारी बैठे हुए हैं, कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं उस रिसोर्स के लिए लड़ने के लिए, ओके। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है W1 = होता है W0 e की पावर RT, ठीक है। एक्सपोनेंस के फॉर्म में होता है 2 की पावर n की पावर आप लिखिएगा, जितनी बार सेल डिवीजन होगा उतनी बार n यहाँ पे लिखिएगा। अगर मान लीजिए एक सेल से 2 सेल बन रहे तो मीन्स एक बार डिवीजन हुआ तो 2 की पावर आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 हो गया। अगर यहाँ पे दूसरी बार यहाँ पे 2 सेल डिवीजन हुआ तो कितने सेल बनने वाले, 2 की पावर आप 2 करेंगे तो आगे चल के 4 सेल हो जाएंगे, ठीक है, 4 सेल बन जाएंगे। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखने को मिलता है। ये 2 की पावर n क्या बताता है, कितनी टाइम्स यहाँ पे माइटोसिस हुआ है, क्योंकि माइटोसिस के लिए है यहाँ पे जो सेल डिवीजन हो रहा लगातार, ये क्या है, माइटोसिस है, ओके। और ये जो होता है ये रियलिस्टिक होता है, हम बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा आइडियल जो अगर हमें ग्राफ या बोल सकते हैं ग्रोथ देखने को मिलता है, किस में देखने को मिलता है आपको, ये ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा ज्योमेट्रिक ग्रोथ में देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा ये आइडियल होते हैं और बोल सकते हैं कि रियलिस्टिक है। जो R क्या है, ग्रोथ रेट है, या फिर हम बोल सकते हैं ये रिलेटिव इंडेक्स बताता है, ठीक है। ये R दोनों में प्रेजेंट है, बस याद रखिएगा फॉर्मूला एक में क्या है, LT = L0 + RT है, ठीक है। जहाँ पे आपको जो ग्राफ देखने को मिलेगा लीनियर, वो अर्थमेटिक में। अगर ज्योमेट्रिक की बात करते हैं तो जो ग्राफ होगा S कर्व होगा, या फिर बोलते हैं सिग्मॉइड होता है। वहाँ पे जो बोल सकते हैं इक्वेशन है W1 = होता है W0 e की पावर RT है, ओके। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है ग्रोथ मे नॉट बी generally is not sustain at high rate throughout the life of the cell tissue organ। जो ग्रोथ है ये जनरली ऐसा नहीं है कि पूरे लाइफ तक हाई रेट में ही देखने को मिले ग्रोथ रेट। ऐसा क्यों, क्योंकि हमेशा रिसोर्सेज नहीं प्रेजेंट है, ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता, ठीक है। वन कैन बी डिफाइन 3 प्रिंसिपल फेज ऑफ ग्रोथ, दैट इज लैग, लॉग एंड सेनेसेंट फेज। यहाँ पे ये 3 फेज ऐसे दिखाए गए हैं कि यहाँ पे भी हमने देखा, किसमें देखा, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में देखा कि लैग फेज में ग्रोथ बहुत स्लोली हो रहा है। सारी चीज़ तो है, यहाँ पे भी तो सेल डिवीजन हो रहा है, लॉग में एक्सपोनेंशियली बढ़ जा रहा है, और सेनेसेंट फेज में क्या हो रहा है, ग्रोथ रुक जा रहा है, स्टेशनरी फेज पे आ जा रहा है। तो ग्रोथ ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे लाइफ टाइम तक हाई रेट में दिखाए, ग्रोथ होगा प्लांट में, प्लांट की बात करें तो ग्रोथ होगा बट स्लो हो जाएगा, किसमें, सेनेसेंट फेज में हो जाएगा। When cell lose the capacity to divide, it is called differentiation। हम जानते हैं जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे सेल हैं जो कैसे हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, मीन्स रूट एपिकल मेरिस्टम हो गया, शूट एपिकल मेरिस्टम हो गया, ठीक है। ये ऐसे सेल है जिनके पास कैपेसिटी है डिवीजन करने की, लेकिन ये डिफ्रेंशिएट हो गए। प्रोसेस कौन से कर लिए, डिफ्रेंशिएशन। तो आगे चल के मैच्योर सेल बना ली, जैसे कॉर्टेक्स के सेल हो गया, पित्त के सेल हो गया, मेडुलरी रे हो गया, ठीक है। लेकिन इनको कभी कभी मौका मिल जाता है इन सेल को, ठीक है, जो परमानेंट हो चुके हैं, ये इनको कभी कभी मौका मिल जाता है क्या करने के लिए, डिवीजन करने के लिए। इनके पास फिर से कैपेसिटी आ जाती है, फिर से पोटेंशियल मिल जाता है सेल डिवीजन करने के लिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन। जो बनाएंगे ये आगे चल के क्या बनाने वाले हैं, ये आगे चल के बनाने वाले हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा नहीं होगा, इंटर होगा, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है।
लेकिन जो ये बन चुके हैं ये परमानेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब इनको कैपेसिटी नहीं है सेल डिवीज़न करने की, फिर से परमानेंट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रीडिफ्रेंशिएशन। क्या बनेगा? सेकेंडरी जाइलम बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, ठीक है। इसके अलावा फैलम बनेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या बनेंगी? ये पूरी तरीके से परमानेंट। तो याद रखिएगा, कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है जिसके पास पूरी एफिशिएंसी है, पूरी ताकत है सेल डिवीज़न करने की। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जितनी भी मेरिस्टेमेटिक सेल है हमेशा सेल डिवीज़न ही करें, आगे डिफ्रेंशिएट भी हो सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे कुछ सेल हैं मेरिस्टेमेटिक सेल के जिसने क्या किया, हमको परमानेंट होना, तो वहाँ पे जो प्रोसेस होगा डिफ्रेंशिएशन जो परमानेंट होकर, जैसे कहाँ के सेल बन रहे हैं, जैसे पित्त के सेल हो गए, हम बोल सकते हैं मेडुलरी रे हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, ये क्या हो गया? परमानेंट हो गए। लेकिन कभी लाइफ में आगे चल के इनको फिर से मौका मिलता है कि तुम फिर से सेल डिवीज़न करो। जब ये फिर से सेल डिवीज़न करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फिर से इनको मौका मिल गया है, ये तो परमानेंट हो चुके थे, फिर से इन्हें मौका मिल गया है क्या? सेल डिवीज़न करने का। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डी डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से क्या बनाएंगे? ये कॉर्क कैम्बियम बनाएंगे, साथ में हम बोल सकते हैं इंटरफेस्कुलर कैम्बियम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जो इंटरफेस्कुलर कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम है, ये पूरी तरीके से परमानेंट है, इनके पास कोई भी पोटेंशियल नहीं है, कोई भी कैपेसिटी नहीं है सेल को डिवीज़न करने की। तो ये जो प्रोसेस है इसे क्या बोलेंगे? रीडिफ्रेंशिएशन, जो आगे चल के सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम यही बना के खत्म हो जाएंगे। ओके, तो याद रखिएगा कि ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सेल हैं मेरिस्टेमेटिक के जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है, हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको आगे चल के काम करना है अपना, ठीक है, वो आगे चल के काम करेंगे। तो आगे जो काम करेगा वो क्या होगा? डिफ्रेंशिएट हो गया, उनको उनका काम बता दिया गया है। तो डिफ्रेंशिएट हो गया तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल जो आगे चल के परमानेंट हो रहे हैं उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्रेंशिएशन। जो डिफ्रेंशिएट हो गया, मैच्योर हो चुके हैं, बोल सकते हैं परमानेंट हो चुके हैं, अब आगे चल के उनको एक बार और फिर से मौका मिल रहा है क्या करने के लिए? सेल डिवीज़न करने के लिए। तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे फिर से दोबारा से इन्हें काम मिल गया है सेल डिवीज़न करने के लिए, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डी डिफ्रेंशिएशन। फिर जब डी डिफ्रेंशिएशन हुआ तो उनसे फिर से वो सारी पावर छीन ली जाएगी कि अब तुम्हें सेल डिवीज़न नहीं करना, अब तुम फिर से परमानेंट हो जाओ, तुम्हारा काम यही था, ठीक है। जब तुमको एक बार सेल डिवीज़न करने को मिला, तुमने तो काम में डिफ्रेंशिएट होना है, तुम परमानेंट हो गए, लेकिन एक बार फिर तुम्हें मौका मिला तो बस एक बार के लिए मिला है, दोबारा के लिए नहीं मिला है, तो फिर तुम फिर से परमानेंट हो जाओ, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? री डिफ्रेंशिएशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। डिफ्रेंशिएशन रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर दैट कॉम्बिनेट विद द फंक्शन ऑफ द सेल फाइनली हैज़ टू परफॉर्म, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है कि इनको बता दिया जाता है कि आगे तो आपको क्या फंक्शन करना है, आपको डिफ्रेंशिएट हो जाना है, आपको स्पेसिफिक फंक्शन करना है। जनरल प्रिंसिपल फॉर डिफ्रेंशिएशन फॉर द सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन आर सिमिलर। जो जनरल प्रिंसिपल होते हैं किसी सेल के लिए, टिश्यू के लिए, ऑर्गन के लिए, सबके लिए सिमिलर होते हैं। ए डिफ्रेंशिएटेड सेल में भी डी डिफ्रेंशिएटेड एंड रीडिफ्रेंशिएटेड, ठीक है। याद रखिएगा कि कौन सा सेल डिफ्रेंशिएटेड, ठीक है, हम बोल सकते हैं जो डिफ्रेंशिएटेड सेल है, जो एक बार परमानेंट हो चुका है, उनको मौका मिलता है दोबारा से क्या करने के लिए? सेल डिवीज़न करने के लिए। तो क्या हो सकते हैं? डी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। देन फिर उनसे वो मौका छीन लिया जाता है, ठीक है, फिर से उनको परमानेंट बना दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रीडिफ्रेंशिएशन। Since differentiation in plant is open, the development could also be flexible. That is, the development is the sum of the growth and differentiation. Plant exhibit the plasticity in the development. ठीक है, जो डिफ्रेंशिएशन होता है ये कैसा होता है? ओपन टाइप होता है। इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट है, जो हम बोल सकते हैं जो प्लांट है, वहाँ पे ओपन टाइप का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलता है। हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, किस तरीके से ओपन टाइप का ग्रोथ होता है, कौन कौन से यहाँ पे बोल सकते हैं सेकेंडरी जो टिश्यू हैं कौन कौन से हेल्प करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ दिखाने के लिए, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सम ऑफ द ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन, कि यहाँ पे क्या होगा? सेल का ग्रोथ हो गया, टिश्यू का ग्रो हो रहा है, मीन्स यहाँ पे जो डिफरेंट पार्ट है प्लांट के, वहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रोथ शो हो रहा है, आगे चलकर डिफ्रेंशिएट हो रहा है, अपना फंक्शन डिसाइड कर लिए कि उनको ये काम करना है, अपनी स्पेसिफिक फंक्शन में वो परमानेंट हो चुके हैं। तो दोनों को मिला दिया जाए तो उनको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। अगर हम बात करते हैं प्लांट को, तो प्लांट एग्जिबिट करते हैं प्लास्टिसिटी, एक ऐसा फिनोमेना है जिनमें प्लांट अपने आप को चेंज करते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर बोल सकते हैं ये अपने जो भी इनके फेजेस होते हैं लाइफ में उनके, हमने एग्जाम्पल देखा था, जैसे मैंने ट्रिक दिया था LCC, ठीक है, लैक्सपर हो गया, कोरिएंडर हो गया, और हम बोल सकते हैं कॉटन। इन तीनों में हम बोल सकते हैं जो जुवेनाइल फेज हैं, पत्तियां जो जुवेनाइल फेज में थी वो अलग थी एज कम्पेयर टू एडल्ट में। तो यहाँ पे हेट्रोफिली देखने को मिला, किस वजह से देखने को मिला? जो फेजेस हैं लाइफ के उसमें। लेकिन हम बात करते हैं बटर कप की, तो बटर कप में क्या हो रहा है? जो लीफ थी एयर में कुछ अलग थी, पानी में कुछ अलग थी। तो यहाँ पे जो लीफ का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, जो हेट्रोफिली देखने को मिल रही है बटर कप में, वो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट थी। पानी में कुछ और स्ट्रक्चर है, एयर में कुछ और है, टेरेस्ट्रियल स्टेज पे कुछ और है। लेकिन अगर हम बात करते हैं LCC में, मीन्स लैक्सपर हो गया, कॉटन हो गया, कोरिएंडर हो गया, इन तीनों में हेट्रोफिली आपको कहाँ देखने को मिल रही है? जुवेनाइल फेज में अलग है, एडल्ट में अलग है। ओके, आगे देखते हैं।
आगे लिखा गया है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, जो प्लांट का ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, दोनों फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब इंटरनल फैक्टर, जैसे कि यहाँ पे जीनोमिक हो सकता है, जिसको हम बोल सकते हैं इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर अपना खुद का जीनोम है, उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। पीजीआर के ऊपर कर सकता है, जो क्या है इंटरसेलुलर है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में यहाँ पे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट, ये सब क्या है एक्सट्रिंसिक फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर है। इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर आर द केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर। जो इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर हैं, ठीक है, जो दो सेल के बीच के फैक्टर हैं, जो क्या है केमिकल सब्सटेंस है, स्मॉल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ऐसे बायोमोलिक्यूल हैं जो सिंपल स्ट्रक्चर में देखने को भी मिलते हैं, ये पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। दे आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ द पीजीआर इन प्लांट प्रिंसिपली बिलोंगिंग टू 5 ग्रुप ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, थाइलिन। ठीक है, यहाँ पे 5 ग्रुप देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें कि जो भी हमारा पीजीआर है 2 ब्रॉडली ग्रुप में था। पहला जो प्रमोट कर रहा था, प्रमोटिंग में कौन होगा, ऑक्सिन होगा, जिब्रेलिन होगा और साइटोकाइनिन होगा। इसके अलावा इथाइलिन भी कभी कभी प्रमोट कर देता है, ठीक है, प्रमोटिंग ग्रोथ की एक्टिविटी मीन्स ग्रोथ करा रहा है। लेकिन अगर इनहिबिटरी में देखेंगे तो जो रिस्ट्रिक्टली है, कौन इनहिबिट कर रहा है, रोक के रखा है, वो एब्सिसिक एसिड। खराब नहीं है बट एडवर्स कंडीशन में तो हेल्प कर रहा है ना ये। इथाइलिन क्या है, मोस्टली इनका अगर काम देखेंगे तो इनहिबिटर होगा। These PGR synthesis in various part of the plant, they control different differentiation and development event। ठीक है, ये जो PGR है डिफरेंट जो पार्ट हैं प्लांट के वहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा ये कंट्रोल करते हैं जो भी डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, डेवलपमेंट इवेंट हो रहा है उनको। एनी PGR हैव्स डाइवर्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द प्लांट। जो कोई भी पीजीआर है उसका डिफरेंट टाइप का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आपको प्लांट में देखने को मिल रहा है। डाइवर्स पीजीआर आल्सो मैनिफेस्ट सिमिलर इफेक्ट। ठीक है, डिफरेंट टाइप के पीजीआर ये काम भी कर सकते हैं। पीजीआर में भी यहाँ पे लिखा गया है सिनर्जिस्टिकली और एंटागोनिस्टिक। ठीक है, यहाँ पे फेवर भी कर सकते हैं या फिर अपोज भी कर सकते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल्सो अफेक्टेड बाय द लाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन स्टेटस, ग्रेविटी, सच आर एक्सटर्नल फैक्टर। जो प्लांट का ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ये दूसरी वजह से भी इफेक्ट हो सकता है। अगर अच्छे से लाइट नहीं मिल रही है, टेम्परेचर नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है सही से। ठीक है, ग्रेविटी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जो ग्रेविटी है, ठीक है, जियोट्रॉफिज्म, हमें जमीन के नीचे जो रूट कौन करा रहा है, जो बोल सकते हैं रूट के एपेक्स पे कौन प्रेजेंट होगा, ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो ये किसकी वजह से, जो जियोट्रॉफिज्म होगा पॉजिटिवली कहाँ शो होगा, वो जमीन की वजह से होगा, नीचे वहाँ पे पॉजिटिव होगा। और जियोट्रॉफिज्म निगेटिव कहाँ देखने को मिलेगा, शूट के साइड देखने को मिलेगा। ये सब क्या एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है, ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हाँ, कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि मैं करवा सकूं, बाकी सब डिटेल वाला क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो आज हम लोग पढ़े हैं यहाँ साइटोकाइनिन से। ठीक है, ये पार्ट कहाँ है, यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो साइटोकाइनिन है ये स्पेसिफिक इफेक्ट दिखाते हैं किसमें, साइटोकाइनेसिस में। जब सेल डिवीजन होता है, पहले काइरोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, उस समय ये अपना इफेक्ट दिखाते हैं। इनको डिस्कवर किस फॉर्म में किया गया था, काइटिन के फॉर्म में। क्या है काइटिन, है क्या, ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन है। ठीक है, ये प्यूरिन के फॉर्म है। कहाँ से निकाला गया था, एक मछली थी जिसको बोलते हैं ऑटोक्लेवेटेड एडिंग। ठीक है, मछली थी, उसके स्पर्म से निकाला गया था। फिर हम बात करते हैं कि जो काइटिन है ये नेचुरली नहीं प्लांट में मिलते हैं, और रिसर्च किया गया कि नेचुरली कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो काइटिन की जैसे एक्टिविटी करे, कुछ तो नेचर में कहीं भी प्रेजेंट हो। कहीं तो साइंटिस्ट ढूंढेंगे कि ये जो सब्सटेंस है, ऐसा तो है नहीं कि ये मछली के स्पर्म में मिलेगा, प्लांट में भी कहीं हमें नेचुरली इसी जैसे कोई एक्टिविटी दिखाए। तो देखा गया हाँ, जेटिन के फॉर्म में निकाला गया, जियामेस से बोल सकते हैं, कॉर्न कर्नल से हो गया, कोकोनट मिल्क से निकाला गया जो जेटिन है। इसके बाद और भी नेचुरली अकरिंग यहाँ पे साइटोकाइनिन मीन्स निकाले गए जो उनके इफेक्ट जैसे देखने को मिल रहे थे, सिमिलर एक्टिविटी कर रहे थे। इसके अलावा सिंथेटिक कंपाउंड भी बनाए गए जो क्या कर रहे थे, सेल डिवीजन में प्रमोट कर रहे थे, ये आइडेंटिफाई किया गया। जो नेचुरल साइटोकाइनिन है ये कहाँ देखने को मिलते हैं, वहाँ देखने को मिलते हैं प्लांट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन होता है। बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन वहाँ होगा जैसे रूट एपेक्स हो गया, जहाँ पे नए नए बर्ड्स बन रहे हैं, यंग प्लांट अपने आप को ग्रो कर रहा है, वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं रूट के एपेक्स में देखने को मिलेगा, या शूट के जो बर्ड हैं अपने आप को शूट एपेक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो यंग फ्रूट है वहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो साइटोकाइनिन है नए नए पत्तियाँ बनाते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं। जो लैटरल शूट है उनमें ग्रोथ कराते हैं। लैटरल शूट में ग्रोथ का मतलब क्या है, ब्रांचेस बनाना। ठीक है,
यहाँ पे एपिकल डोमेंसी को कम कर रहे हैं। और इसके अलावा एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन करते हैं, शूट नॉट रूट, ठीक है। साइटोकाइनिन जो होते हैं ये एपिकल डोमेंसी को कम करते हैं। हमने एपिकल डोमेंसी कहाँ देखा था, ऑक्सिन में देखा था, जो क्या कर रहे थे, एपिकल डोमेंसी को बढ़ा रहे थे। यहाँ पे सिर्फ हाइट बढ़ रही थी, ब्रांचेस नहीं बढ़ रहे थे ऑक्सिन की वजह से। तो उस समय क्या हो रहा था कि हमने क्या किया, एपिकल को काट दिया, एपिकल बड को काट दिया, डीकैप्टेशन कर दिया। तो जो लैटरल वाले बड है उनको थोड़ा सा मौका मिल गया, वो क्या बनाने लगे, ढेर सारे ब्रांचेस बनाना स्टार्ट कर दिए। तो जो साइटोकाइनिन है ना, ये एपिकल डोमिनेंसी को कम करता है। जो एपिकल बर्ड है उनको ग्रो करने नहीं देता है, वो क्या करता है, वो जो लैटरल बर्ड है, साइड में जो बर्ड है, उनको ग्रो करने में हेल्प कराता है। इसके अलावा ये प्रमोट करता है कि ऐसी पत्तियां जो मेच्योर हो चुकी हैं, जो आगे सेनेसेंस में जाने वाली हैं, तो उनको अभी थोड़ा जमान बना के रखने की कोशिश करता है, वो चाहता भी और वो प्लांट पे लगे रहें। तो उसके लिए क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन कराते हैं, कहीं और से न्यूट्रिएंट को लाते हैं और किसको देते हैं, ऐसी पत्तियों को देते हैं जो कहाँ जाने वाले हैं, सेनेसेंस फेज में जाने वाले, अपने बुढ़ापे स्टेज पे जाने वाले, ओल्ड वाले इस स्टेज पे जाने वाले। आगे देखते हैं इथाइलिन। इथाइलिन क्या है कि गैसियस पीजीआर है, बहुत सिंपल है, लार्ज अमाउंट में टिश्यू में पाया जाता है, जो हेल्प करता है सेनेसेंस में और राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है। सेनेसेंस का मतलब है जो मेच्योर हो चुके हैं लीफ फ्रूट प्लांट में, उनको वहाँ से गिरा देता है। इसके अलावा जो इथाइलिन है, आप देखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रहा है सीडलिंग में वहाँ देखने को मिलता है, जो स्वेलिंग हो रहा है एक्सेस में वहाँ देखने को मिलेगा, और एपेक्स एपिकल हुक बोल सकते हैं, जो एपेक्स पे एपिकल हुक देखने को मिलेगा किसमें, डाइकॉट सीडलिंग में। इथाइलिन प्रमोट किसको करता है, बुढ़ापे को, सेनेसेंस को लाता है, एब्सेशन कराता है किसमें, प्लांट के ऑर्गन में, जैसे कि लीफ है, फ्लावर है, ये मेच्योर हो गए तो इनको तुरंत पेड़ से नीचे गिरा देगा। इथाइलिन क्या है, हाईली इफेक्टिव है फ्रूट राइपनिंग में। जो पके पके हम लोग मार्केट में अच्छे से फल लाते हैं वो किसकी वजह से पके होते हैं, इथाइलिन की वजह से, ओके। ये क्या करता है, इन्हेंस कर देता है रिस्पायरेशन रेट को। जो पके हुए जो बोल सकते हैं, जो फ्रूट पक चुका है उसका हम बोल सकते हैं रिस्पायरेशन रेट ज़्यादा हो जाता है, वहाँ से CO2 बहुत ज़्यादा निकलता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी क्लाइमेटिक, ठीक है। अगर उसके बगल में कुछ ऐसे फ्रूट रखे गए हैं जो अनराइप है, पके नहीं है, तो वो पक जाएंगे, इतना ज़्यादा इनका रिस्पायरेशन रेट ज़्यादा होता है जो पके हुए फ्रूट होते हैं। इथाइलिन क्या करते हैं, सीड और बड की डोरमेंसी को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक। इसके अलावा ये इनिशिएट करते हैं किसको, पीनट में, जो पीनट के सीड है उनमें जर्मिनेशन कराना। इसके अलावा जो अगर हम आलू रख दें कुछ समय तक, उसमें से देखेंगे उनके आइस निकल रहे हैं, उनके एक्सिलरी बड निकलना स्टार्ट हो गए, स्प्राउटिंग होना स्टार्ट हो गए, तो इथाइलिन की वजह से। इथाइलिन क्या करते हैं, जो पानी में, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी है लेकिन वहाँ पे पैडी प्लांट है, मिस राइस के प्लांट है, तो जो उनके जो इंटर नोड हैं वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं, तो जो उनके इंटर नोड है उनकी लेंथ को बढ़ाते हैं ताकि जो पत्तियाँ हैं, ठीक है, ये जो क्या रहे, पानी के सरफेस से ऊपर रहे। इसके अलावा जो इथाइलिन है ये प्रमोट करते हैं रूट के ग्रोथ को, इनिशिएट नहीं करा, इनिशिएट कौन करा रहा है रूट की ग्रोथ को, वो कराएगा ऑक्सिन, ये प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा ये रूट हेयर की फॉर्मेशन कर रहे हैं इथाइलिन के लिए। अगर रूट हेयर की फॉर्मेशन होगी तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। इथाइलिन क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं, और इसके अलावा फ्रूट को सेट करते हैं पाइनएप्पल के। इनिशिएट कौन कर रहा है, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, इथाइलिन। प्रमोट कौन करेगा, ऑक्सिन करेगा, ठीक। इसके अलावा जो मैंगो है उनमें फ्लावरिंग कौन करा रहा है, इथाइलिन करा रहा है। बहुत सारा इनका फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक ऐसा पीजीआर है जिसको बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे जो इथाइलिन है, इनका जो सोर्स है इथोफोन है। ये क्या है, एक्वस सोल्यूशन है जो कि ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है और ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्लांट में, ठीक है। हम प्लांट में इसको छिड़काव कर देते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्ट हो जाता है ताकि धीरे धीरे स्लोली इथाइलिन रिड्यूस करे और जो प्लांट पे कच्चे फल हैं वो पक जाए। इथोफोन का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि पकाने के लिए, कौन कौन से फ्रूट हैं, टमाटो हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है। इसके अलावा एसिलरेट किया जाता है एब्सेशन, जैसे फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, ठीक है। किन के फ्रूट, जैसे कॉटन हो गया, चेरी हो गया, वॉलनट हो गया, ये जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा तो उनके जो ऊपर की जो लेयर है स्किन वो पतली हो जाएगी। ये प्रमोट करते हैं जो फ्लावर हैं, कौन से फ्लावर, कुकम्बर के जो फीमेल फ्लावर हैं उनको प्रमोट करते हैं। अगर फीमेल फ्लावर ज़्यादा होगा प्लांट में तो इसका मतलब ढेर सारे वहाँ से उनके बोल सकते हैं फ्रूट बनने वाले हैं, ओके। और हम जानते हैं कि जो कुकम्बर का प्लांट है मोनेशियस प्लांट है। मोनेशियस का मतलब है कि ऐसा प्लांट जिसके पास मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों हैं, लेकिन इनके जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मीन्स या तो फीमेल वाला पार्ट होगा गाइनेशियम प्रेजेंट होगा या तो मेल वाला पार्ट प्रेजेंट होगा एंड्रोशियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो फीमेल फ्लावर है उनको बढ़ा देते हैं ताकि यहाँ पे एल्ड ज़्यादा हो, ठीक है। आगे देखते हैं एब्सेसिक एसिड, ये भी एसिडिक नेचर का है। ये कैसे, पूरी तरीके से इनहिबिटरी है। इथाइलिन था मोस्टली इनहिबिटरी लेकिन प्रमोट भी कर रहा था। ये एब्सेशन में हेल्प करते हैं और डोरमेंसी बना के रखते हैं। ये पीजीआर जैसे और सारे पीजीआर अपना फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी दिखा रहे हैं प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, इनका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये क्या करते हैं, ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, रोक के रखते हैं, या जो प्लांट में मेटाबॉलिज्म है उसको रोक के रखते हैं, ठीक है। एब्सेसिक जो है एब्सेसिक एसिड, ये क्या करते हैं, सीड की जर्मिनेशन को रोकते हैं। कब रोकते हैं, जब एडवर्स कंडीशन होगा उस समय ये ज़्यादा अपना इफेक्ट दिखा पाते हैं। इसके अलावा जो ABA है ये क्या करते हैं, स्टोमेटा को बंद करके रख सकते हैं जब वाटर का स्ट्रेस ज़्यादा हो, प्लांट के पास पानी की कमी
ही है, और जितनी बार स्टोमेटा ओपन होगा गैसेस एक्सचेंज के लिए उस समय क्या होगा, ट्रांसपिरेशन भी होगा, ट्रांसपिरेशन में पानी भी निकलेगा, लॉस होगा। तो उस समय क्या होता है, जो एब्सिसिक एसिड होते हैं ये क्या करते हैं, स्टोमेटा को बंद करके रखते हैं ताकि जो प्लांट है उसकी टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ जाए, सहने की क्षमता बढ़ जाए। तो इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन। किसको बोला जाता है, एब्सिसिक एसिड को। इनका और भी रोल होता है बोल सकते हैं प्लांट में, जैसे कि सीड का डेवलपमेंट कराने में, मैचुरेशन में और डॉर्मेंसी में। इसके अलावा ये डॉर्मेंसी को इंड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो भी सीड है, एडवर्स कंडीशन है तो सीड ऐसा तो है नहीं कि खराब हो जाए, तो वहाँ पे क्या करते हो, सीड को बचा के रखते हैं, आगे जर्मिनेट नहीं होने देते, बेकार नहीं होने देते हैं एब्सिसिक एसिड की वजह से। ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो होते हैं कभी कभी एंटागोनिस्टिक ज़्यादातर सिचुएशन में क्या दिखाते हैं, जिब्रेलिक एसिड के। बहुत सारे जैसे पीजीआर हैं जो एक दूसरे के लिए क्या है, एंटागोनिस्ट है, मीन्स एक दूसरे के बोल सकते हैं अपोजिट में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में भी काम करेंगे जब कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, अकेले भी पीजीआर काम कर रहे हैं, मिल के भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं कि याद रखिएगा जो पीजीआर है सिर्फ एक टाइप का ये इंट्रिंसिक कंट्रोल है। ठीक है, दो सेल के बीच में हो रहा है, इसको बोल सकते हैं इंट्रासेलुलर। इसके अलावा जो जीनोमिक कंट्रोल है इंट्रिंसिक का ही पार्ट है, एक सेल के अंदर खुद का जो जीनोम है, खुद का जो जीन है उस पर भी प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट उस पर डिपेंड करता है। ओके, एक्सट्रिंसिक फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि पीजीआर अच्छा खासा है लेकिन बाहर एक्सटर्नल फैक्टर खराब है तो प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। तीनों चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में जैसे कौन आएगा, हम बोल सकते हैं टेम्परेचर और लाइट। ठीक है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, लेकिन इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, जो भी ग्रोथ हो रहा है, प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, पीजीआर की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो इनिशिएशन हो रहा है फ्लावरिंग में किसकी वजह से होगा, लाइट टेम्परेचर की वजह से होगा। ये ऐसे एक्सटेंसिव फैक्टर है जो हेल्प करते हैं कि फ्लावरिंग हो। ठीक है, आगे समरी में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं कि क्या क्या है इस चैप्टर का। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी लाइन में डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करूंगी। ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। कल हम लोग जितने भी PYQ इस चैप्टर से आ चुके हैं उसे कंप्लीट करेंगे और चैप्टर को द एंड कर देंगे। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहा करे तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उस पर रिप्लाई करूँगी। अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो भी बना दूँगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहा करे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, हो सके वीडियो को लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। आज से क्लास ये तक, थैंक यू वेरी मच।